हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग सही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये टॉपिक सेम है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन लास्ट वीडियो में बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हम उसे छोटी मिस्टेक नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। हमने क्या किया था वहां पे, जब हम आपका x और y की वैल्यू निकालते हैं, हमने उसकी वैल्यू को जो d1/d होना चाहिए, ठीक है, उसे हमने d/d1 लिख दिया था। वो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसका नाम है आशित बट, जिसने इस चीज को नोटिस किया सबसे फर्स्ट टाइम। उसने बताया कि सर ये गलत हो गया है। देन बच्चों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा कि ठीक है कि अपनी गलती को मानते हुए ये वीडियो को एक चेंज करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका पार्ट गलत था वो आपको यहाँ फिर से एक पूरा जो लास्ट वीडियो जो हमने पूरी पढ़ी थी वो पूरी वीडियो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। इसमें हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, है ना। अब देखो बेटा, जो हमने सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या लाई करता है, दो फॉर्म में लाई करता है। कौन कौन सी फॉर्म है, एक है होमोजेनियस और एक है आपकी नॉन होमोजेनियस फॉर्म। देखो अगर बात करूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो बेटा ये दो फॉर्म में लाई करता है। ठीक है, एक है आपकी यहाँ पे होमोजेनियस और एक है आपके यहाँ पे नॉन होमोजेनियस फॉर्म। होमोजीनियस और एक आपके यहां पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपके दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब ये एक तरह के मेथड है आपकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन आपके 2 वेरिएबल में हो सकती है, 3 वेरिएबल में लाई भी कर सकती है। वो कैसे आपने सॉल्व करनी है अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपको अच्छे से ये चीज समझ आएगी। अब होमोजीनियस की अगर बात करूं, होमोजीनियस लाई करता है जब आपका a ऑफ x किसके बराबर होगा, 0 के, और यहाँ जब आपका जो a ऑफ x है वो किसके बराबर होगा, b के। अब बेटा आप बोलोगे ए एक्स कहां से आया, है ना, a इंटू एक्स इक्वल टू 0 और a इंटू एक्स इक्वल टू बी होगा। ये आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लाई करता है। इसके साथ साथ क्या है, होमोजीनियस में लाई करता है विदाउट फोर्स। क्या आपके यहां पे विदाउट फोर्स ऑसिलेशन होती है। ठीक है, ये कुछ टर्म है आपकी साइंस की, और यहां के ये आपकी फोर्स ऑसिलेशन होती है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, एक आपके यहाँ विदाउट फोर्स ऑसिलेशन और एक आपके यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन। जो विदाउट फोर्स ऑसिलेशन है उसको हम यहाँ पे नेचुरल ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं इसका, यहाँ पे आपका नेचुरल ऑसिलेशन। ये आपकी साइंस की टर्म है। ठीक है, इतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि आपकी कैसी ऑसिलेशन लाई करती है जब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, होमोजेनियस है और नॉन होमोजेनियस है। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। अब a ऑफ x कहाँ से आया, हम यहाँ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हम लेते हैं यहाँ पे 3 सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन, चलो पहले यहां लेते हैं आपका इन 2 वेरिएबल। क्या लेते हैं आपका यहां पे 2 वेरिएबल, है ना, 3 सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे जब 2 वेरिएबल ले लिया तो यहां पे 2 सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लो। अगर आपने कोई 2 ऐसे लीनियर इक्वेशन ली जिसके 2 वेरिएबल आपके हैं, वो कैसे लोगे आप, यहां आप बोलोगे a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y इक्वल टू d1 और a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y इक्वल टू d2। ये आपकी इक्वेशन लाई करती है। आइदर इक्वेशन इस फॉर्म में लाई करेगी। आपको पता है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, ये क्या है, कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, है ना। अब हम इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको बेटा किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के तरीके से। हम यहाँ लिखेंगे a1 b1 a2 b2। इसको हमने नाम, ये एक मैट्रिक्स होगी आपकी, है ना, और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स बनेगी x और y की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू d1 और d2 की फॉर्म में, है ना। ये बनेगी आपकी, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई
और यहाँ पे क्या है आपका a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई इक्वल टू d1 ऑफ d2। ये बना आपका यहाँ पे। अब इस टर्म को हम नाम देते हैं यहाँ पे a, है ना, इसको नाम देते हैं x और इसको नाम देते हैं आपका यहाँ पे b, इसको नाम देते हैं आपका यहाँ पे b। अब ये कैसी आपकी सेट ऑफ इक्वेशन है, आप बोलोगे ये है आपकी नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस। कैसे आपके यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस, है ना। अब बेटा अगर बात करूं यहाँ पे जो दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन है वो कैसी लाई करती है, आप बोलोगे a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y इज इक्वल टू 0 और a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y इक्वल टू 0। ये लाई करेगी आपकी यहाँ से टर्म। अब देखो इसको यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, a1 a2 b1 b2 x और y इज इक्वल टू 0 और 0, है ना। देखो ये टर्म आपकी यहां बन गई। अब यहां क्या बन के आया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आपका यहां बन के आया। इसको अगर आप देखोगे ये कौन सी सेट ऑफ इक्वेशन है, आप बोलोगे होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। कैसे आपके यहां पे होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक। कैसे आपके यहाँ पे होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस, है ना। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर आई होगी। अब ये दोनों थी आपकी यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए, मतलब यहाँ पे 2D में लाई करी थी, लेकिन अगर 3D में होगी तो 3D में आपकी लाई करेगी वो किस तरीके से वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या लाई करता है, सेट ऑफ इक्वेशन 2 और तरीके से लाई करती है। वो तरीका क्या है बेटा, आपका यहाँ पे देखो, एक है यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्या आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट, और एक है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। एक है कंसिस्टेंट और एक है यहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट, है ना। अगर मैं बेटा बात करूँ यहाँ पे कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंट में 2 लाई करती हैं, एक है यूनिक सोल्यूशन, एक है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एक है आपके यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन और एक है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एक है यूनिक सोल्यूशन और एक है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, है ना। और अगर यहां बात करूं इनकंसिस्टेंट में, यहां पे लाई करेगा आपका नो सोल्यूशन। क्या लाई करेगा बेटा आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन लाई करेगा। अब यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का मतलब क्या है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि उसका सोल्यूशन एक ही निकल के आ रहा है, उसका सोल्यूशन एक ही निकल के आ रहा है। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन को, जब कोई 3D प्लेन है, उसकी जो 3 लाइंस हैं, जो 3 एक्सिस हैं, वो इकट्ठे आके एक ही पॉइंट पे टच करती हैं, वो इकट्ठे आके एक ही पॉइंट पे टच करती हैं। हम 3D प्लेन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 3D प्लेन को, इस फॉर्म में। हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 3D प्लेन को। तो ये सभी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, एक। तो ये बने आपकी यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। क्या बना आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। अब देखो सपोज करो आपके 2 प्लेन्स हैं, जब 2 लाइन है आपकी, एक आपकी ये लाइन है और एक आपकी ये लाइन है। ये दोनों लाइन है आपकी यहाँ, लेकिन ये आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये आपकी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और थर्ड है यहाँ पे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब है कि आप वैल्यू उसकी निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप एक्स और वाई की वैल्यू वहां निकाल ही नहीं सकते हो। तो वो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, उन दोनों के बीच में क्या होगी, वो आपकी पैरेलल लाइन की फॉर्म में काम करेगी। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कैसा होगा, आपस में कंटैक्ट में आएगा, तो उसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, आपका नो सोल्यूशन। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। होमोजेनियस क्या होता है, नॉन होमोजेनियस क्या होता है, और आपकी कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो बेटा, आपको सबसे पहले बताता हूं यहां पे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस। आपका यहां पे solution for non homogeneous set of linear equations।
अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन होमोजीनियस की, तो क्या लाई करेगा आपका ए एक्स इक्वल टू बी, क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 2D के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा? 2D के लिए। अगर 2D की बात करेंगे तो 2D में कैसा लाई करेगा आपका, दो प्लेन होंगे, है ना। वो इक्वेशन क्या बनेगी, एक बनेगी a1 ऑफ x, एक बनेगी b1 ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे d1, दूसरा बनेगा a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y इज इक्वल टू d2। ये आपकी लाई करेगी किसमें, नॉन होमोजेनियस आपकी सेट ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो, द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो। अब यहां अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मैं कैसे लिखूंगा बेटा, a1 ऑफ a2 b1 b2, है ना। ये बनेगा आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनी, इसका नाम है a, और ये मैट्रिक्स बनेगी, दूसरा उसका नाम है आपका x और y, क्या नाम है x और y, और तीसरी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे आपकी d1 और d2 की फॉर्म में बनेगी आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे, है ना। ये बना a, ये बना x, और ये क्या बना आपका यहाँ पे b। कैसी इक्वेशन आपकी यहाँ पे, आप बोलोगे नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन आएगी, आपको करना क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, है ना। अब 2 वेरिएबल के लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन 3 वेरिएबल के लिए आपकी मेथड बहुत लेंथी हो जाता है, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे इस मेथड उसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, अगर बात करूँ यहाँ पे a, तो हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पे एक वैल्यू d। क्या निकालना है यहाँ पे d, वो किसके इक्वल होता है a का डिटर्मिनेंट। क्या होता है यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। अब a क्या है यहाँ पे a1 a2 b1 और b2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के क्या आएगी आपकी वैल्यू ऑफ a। क्या निकलेगी आपके यहाँ से, वैल्यू ऑफ a, ये आपका आ गया एक। अब सेकंड आपको निकालना बेटा यहाँ पे d1। क्या निकालना आपको यहाँ पे d1 का मतलब क्या है कि आपने जो इसका कॉलम है फर्स्ट, उसको रिप्लेस करना है इसके साथ, जो a का कॉलम फर्स्ट है उसको रिप्लेस करना है इसके साथ। तो क्या निकल के आएगी आपकी वैल्यू, यहाँ बोलोगे d1 d2 b1 और b2 का डिटर्मिनेंट, ये क्या निकल के आएगा आपका d1। लेकिन इसके बाद अगर आप बात करो d2 निकालने की, तो d2 क्या निकलेगा बेटा आपका यहाँ से, d2 निकल के आएगा यहाँ से क्या, इसकी सेकंड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है, तो बनेगा आपका यहाँ पे a1 और a2 वैसा ही रहेगा, और दूसरी वैल्यू बन के आएगी यहाँ से आपकी d1 और d2। क्या बनेगी आपकी वैल्यू d1 और d2। इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब जब ये पार्ट निकल गया, अब मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें गलती क्या किया था, अब देखो यहाँ पे जब ये चीज निकल गई, आपको निकालना है, सपोज करो वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू निकलेगी आपकी यहाँ से, जब d1 का डिटर्मिनेंट जो आपका वैल्यू आएगी निकल के अपॉन d, और y की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे d2 अपॉन d। क्या आएगा यहाँ से आपका d1 अपॉन d, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी d2 अपॉन d। एक आएगा आपका यहाँ पे d1 अपॉन d, और दूसरी आएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे d2 अपॉन d। अब इस तरीके से आप यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपका x और y का यहाँ से आंसर निकल के आएगा, और आपका यहाँ पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यू क्या है। इसके साथ साथ आपको निकालना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, वो आपका होमोजेनियस, आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है उसकी, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये फाइंड करना है। और अगर कंसिस्टेंट है तो कैसा कंसिस्टेंट है, उसके लिए क्या करना है आपने यहाँ पे देखो, इफ यहाँ केस 3 याद रखने हैं, केस 1 पहला क्या यहाँ पे केस 1, वो क्या है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, बोलोगे यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर क्या है आपका यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ यूनिक सोल्यूशन। सेकंड केस 2 क्या है आपका यहाँ से, केस 2 है इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और थर्ड है केस 3, है ना, और ये दोनों कैसे हैं आपके कंसिस्टेंट, कैसे हैं कंसिस्टेंट, है ना। इफ d इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे बोलेंगे आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। और इस मेथड को बोलते हैं आपका क्रैमर्स रूल। क्या बोलते हैं इस मेथड को आपका यहाँ पे, क्रैमर्स रूल। जो हमने ये मेथड किया है इसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल, क्योंकि एक साइंटिस्ट था क्रैमर, उसने इसको दिया था, तो इसका नाम है क्रैमर्स
रूल, ठीक है, ये आपका बना यहाँ पे फॉर नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कि आपने किस तरीके से निकालना है। अब ये बात हुई यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए। बेटा बात करते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए कि इन केस ऑफ 3 वेरिएबल आपका ये कैसे अप्लाई करेगा क्रैमर्स रूल, है ना। देखिए 3 वेरिएबल में आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो जब आपका 3 वेरिएबल आएगा फॉर 3 set of equation with 3 unknown variable, with 3 unknown variables, with 3 unknown variables, है ना। ये बना आपका यहाँ पे। अब देखो क्या बेटा, यहाँ अगर 3 सेट ऑफ इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या होगी, एक होगी a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 ऑफ z इक्वल टू 0 और a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस t2 इक्वल टू z, और क्या है a3 ऑफ x प्लस b3 ऑफ y प्लस c3 ऑफ z इक्वल टू 0। और ये कैसी आपकी यहाँ पे 3 आपका 3D सिस्टम की आपकी इक्वेशन है और 3 लाइन्स है आपकी यहाँ पे, एक है, एक लाइन A है, B है और C है। हम यहाँ पे 0 के बजाय ले लेते हैं D1, है ना, D2 और D3, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ इसका अगर हम निकालेंगे AX इंटू B, वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, बनेगी A1, A2 और A3, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, ये वाली बनेगी आपके यहाँ से। और दूसरी वाली निकल के आएगी X, Y और Z की, है ना। और यहाँ क्या आएगा आपका D1, D2 और D3। इसको 0 हम तब लेते जब आपकी होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन लाई करती, लेकिन ये कैसी है, नॉन होमोजेनियस, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 के बराबर नहीं लिया, है ना। अब देखिए बेटा ये बन गया। हमें सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पे D की वैल्यू। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, D की वैल्यू। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2 और A3, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, ये वैल्यू बन के आएगी आपकी यहाँ से, है ना। लेकिन अगर हमें यहाँ फाइंड करना है D1, क्या फाइंड करना है D1, तो D1 के लिए अब यहाँ पे D1 D2 के साथ साथ D3 भी निकल के आएगा। D1 के लिए हमने इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, तो क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से, देखो ये बनेगा D1, D2 और D3, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, ये वैल्यू बनेगी आपके यहाँ से। अगर मैं फाइंड करना है बेटा यहाँ पे D2 क्या बनेगा यहाँ पे, A1, A2 और A3, ठीक है, D1, D2 और D3, C1, C2 और C3, ये बनेगा आपका यहाँ से। और थर्ड अगर मैं फाइंड करना है यहाँ पे D3, वो क्या बनेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और D1, D2 और D3 की आपकी वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे D1, D2 और D3 की, है ना। ये निकल गया। अब हमें फाइंड करना है जो आपका सिस्टम है वो आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है। उससे पहले फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x। क्या करना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी D1 अपॉन D, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी D2 अपॉन D और z की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपकी D3 अपॉन D। ये 3 वैल्यू आपकी यहाँ निकल के आएगी। अब केस बनेंगे 3। पहला केस, वो केस क्या है, इफ D नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, कैसा आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। केस सेकंड, वो क्या है, इफ D इक्वल टू 0 और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, वो भी क्या है, इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, है ना। और केस थर्ड यहाँ से क्या आएगा आपका, केस थर्ड बेटा आप यहाँ बोल सकते हो इफ D इक्वल टू 0 और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 क्या है, नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, नो
सोल्यूशन। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है और जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं ये हमें कैसा फाइंड करना है। ये दोनों किसके है, केस 1 और केस 2 किसके है, कंसिस्टेंसी के, और ये कैसे आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि आपका नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से लाई करता है ना। चलिए बेटा अब यहाँ देखते हैं आपका फॉर होमोजेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, homogeneous set of linear equation। solution for homogeneous set of लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फॉर होमोजेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कैसा होता है आपका यहाँ पे, कंसिस्टेंट। कैसा आपका यहाँ पे हमेशा क्या है, कंसिस्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपका होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा क्या लाई करेगा, आपका कंसिस्टेंट ही लाई करेगा। ठीक है, अब देखो जो आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगी, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगी, सपोज मैं यहाँ पे आपकी इक्वेशन ले रहा हूँ 2D में या 3D में ले लेता हूँ। चलो यहाँ बनेगा a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 ऑफ z इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आएगा ना आपका, क्योंकि ये कैसी है आपकी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, C2 इक्वल टू 0। और थर्ड है a3 ऑफ x प्लस b3 ऑफ y प्लस c3 ऑफ z इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका यहाँ से। अब यहाँ फाइंड करो, देखो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे आपका, सबसे पहले हम यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। हमने किया इसको यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट। ये a मैट्रिक्स होगी, x मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी, x y और z की फॉर्म में, और आपका 0 क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 और 0 की फॉर्म में। ये कैसे बनी आपकी यहाँ पे, ax इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन और एक है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है, कौन सा सिस्टम आपका, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमेशा कैसे लाई करता है आपका, कंसिस्टेंट। तो ये दो तरीके से लाई करेगा। अगर क्या है ax बराबर है 0 के, तो यहाँ पे दो कंडीशन लाई करेगी, एक है डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 और एक है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को यहाँ d बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट जो आपको इससे पहले हमने नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा, वहां पर हमने पढ़ा था कि हम a डिटर्मिनेंट को a से डिनोट करते, d से डिनोट करते हैं, है ना। अब ये बनता है आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। कैसा आपका यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा नाम है इसका यहाँ पे ट्राइवल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन। ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है, एक है यूनिक सोल्यूशन और एक है आपका यहाँ पे ट्राइवल सोल्यूशन। और अगर d इक्वल टू 0 की बात करूँ, ये क्या है आपका यहाँ पे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये है आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। आपका यहाँ पे नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो आपको सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है जब आप पढ़ोगे सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। होमोजेनियस थोड़ा आपका आसान है, लेकिन नॉन होमोजेनियस थोड़ा आपका टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आपको समझ ना आ पाए। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बोला गया है चलो मैं इसको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे उसको नोट कर लो, वो आपकी मर्जी है। हम बोलेंगे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये आपकी बेटा दो तरह की लाई करती है। एक है आपकी यहाँ पे
होमोजीनियस और एक है यहाँ पे आपकी नॉन होमोजीनियस। एक है यहाँ पे आपकी क्या, होमोजीनियस, ठीक है, और एक है यहाँ पे आपकी नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अगर बेटा होमोजीनियस की बात करूँ, ये आपकी दो तरह की लाई करती है। ठीक है, वो दो तरह की क्या आपकी, फर्स्ट टाइप है यहाँ पे इफ, जब बोल सकता हूँ ए ऑफ एक्स बराबर क्या होगा 0 के। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसमें यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये आपकी दो चीज़ें यहाँ पे लाई करेगी, है ना। और इसको बोलते हैं आपका ट्राइवल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, आपका ट्राइवल सोल्यूशन। उसे बोलते हैं यहाँ पे नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो बेटा ये आपका लाई करता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। अगर बात करूं यहाँ पे नॉन होमोजेनियस, तो नॉन होमोजेनियस लाई करता है आपका ए ऑफ एक्स बराबर बी के, ए ऑफ एक्स बराबर बी के। अब ये कैसा होता है, हमेशा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा होता है कंसिस्टेंट। कैसा होता है यहाँ पे कंसिस्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में याद रखना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। इफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू 0, तो आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, तो आपका आंसर आएगा हमेशा कैसा होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ दो है, एक है कंसिस्टेंट, है ना, और एक है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर कंसिस्टेंट की बात करूं, यहां पे दो केस लाई करते हैं। एक है इफ डी बराबर है नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो आपका आंसर आएगा यूनिक सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ क्या है, इफ डी बराबर 0 के और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 भी क्या है आपका बराबर है 0 के, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और यहाँ क्या आएगा, इफ डी क्या है आपका बराबर 0 के और D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या आंसर आएगा, नो सोल्यूशन। और जो हमने लास्ट क्लास में गलत किया था, वो गलत क्या था, अगर आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, आंसर आएगा आपका यहाँ पे D1 अपॉन डी, y की वैल्यू आंसर आएगा यहाँ से D2 अपॉन डी, और z की वैल्यू वो आंसर आएगा D3 अपॉन डी। ये आपको तीन चीज़ें साथ में एक्स्ट्रा याद रखनी है इसमें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं आपके इस पे बेस्ड। क्या गलती की थी, तो गलती बताई है, तभी समझ आया, तभी मतलब मैंने यहाँ पे मुझे पता चला है और मैंने वीडियो को रिप्लेस किया है। लेकिन ऐसे अगर आप नहीं बताते तो हमें ये चीज़ पता नहीं चलती। ठीक है, तो बताने का तरीका था कि सर चेक करो, मतलब मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं यार जो बिल्कुल ही ऐसे गलत बोलते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, आप गलत पढ़ा रहे हो, आप हमें इनकम्प्लीट सिलेबस दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है यार, कभी कभार गलती हो जाती है। अगर आपको लगता है कि हम जानबूझ के गलत कर रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ बोर्ड पे लिख के आ रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद से ऐसा भी नहीं है कि मैंने हाथ में कॉपी पकड़ी है, हाँ कॉपी मैंने नीचे रखी है बिल्कुल, लेकिन हाथ में कॉपी पकड़ के हर एक पॉइंट वहाँ से उतार नहीं रहा हूँ ना। तो इंसान जब पढ़ा रहा होता है तो कभी कभार कोई चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में चीज़ गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, बता देते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत लिख दी है। लेकिन हाँ यार, ऑनलाइन क्लास में चीज़ें छोटी मोटी गलत हो सकती है, लेकिन ये छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को रिप्लेस किया। अदरवाइज मैं पिन करके कमेंट आपको बता देता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्या बोला गया, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बोला गया 2 - 1 3 5 x
और y इज इक्वल टू 17 और 6। क्या आपका यहाँ पे 17 और 6 ये वैल्यू है आपकी यहाँ की। ऑप्शन है 7, 3, 7, 3, बी है आपका 7, -3, सी है यहाँ से -7, 3 और डी है आपका -7, -3 है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ये आपको वैल्यू होगी x और y की। इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे x और y की है ना। अब इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे d, निकालेंगे आपका यहाँ पे d क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2, 3, -1 और 5, यही तो आपका यहाँ पे d। तो d कितना निकल के आएगा बेटा आपका यहाँ से, आप बोलोगे 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। कितना बनेगा आपका यहाँ पे, सॉरी 10 + 3 = 13। कितना बनेगा d आपका यहाँ पे बेटा इक्वल टू 13। अब फाइंड करना है आपने d1। d1 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ बनेगा 17, 6 -1 और 5, ये बनेगा आपका 85 + 6 विच इज इक्वल टू 91। सेकेंड फाइंड करना है आपको यहाँ पे d2 विच इज इक्वल टू, क्या आएगा आपका यहाँ पे d2 बेटा, d2 बनेगा, इसको रिप्लेस करना है इसके साथ तो बनेगा आपका 2, 3, 17 और 6, 2, 3, 17 और 6, 2 6 12, 7 3 51, 12 -51 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 39। कितना बनेगा -39, 19 और 13, ये वैल्यू आपके निकल के आई। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, आप बोलोगे x इज इक्वल टू d1/d। तो d1 कितना है आपका यहाँ पे 91/d है 13 विच इज इक्वल टू आंसर आएगा 7। अगर वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है वो आएगा d2/d विच इज इक्वल टू -39/13 इज इक्वल टू आंसर आएगा -3। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर बात करूँ ये क्या है, d इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, ये आपको बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जब आंसर क्या आया d नॉट इक्वल टू 0, आंसर क्या आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। और एक कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप बोलोगे कंसिस्टेंट है। कैसा आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है फाइंड आउट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। Find out the system is consistent or not. Consistent or inconsistent. Consistent और inconsistent, ठीक है। ऑप्शन है 2x + y = 3, 2x + y = 3 और सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका 4x + 2y = 5। अब बताना है कि सिस्टम आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट है कि नहीं है, हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे d की वैल्यू। क्या वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे d की, 2, 4, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका x और y, तो ये क्या आपका बेटा 3 और 5। ऐसा ही लाई करेगा आपका जब 3D प्लेन होगा ना, जब आपकी 3 सेट ऑफ इक्वेशन होगी और 3 वैल्यूज आपको निकालनी होगी, तो वो हम करेंगे जब हम इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी जहाँ पे इन क्वेश्चन के थ्रू आप कंसेप्ट समझो। क्या बनेगा d की वैल्यू, आएगी यहाँ पे 2, 4, 1 और 2, तो 4 - 4 कितना आपका यहाँ पे 0। अब 0 आया, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आना है। दूसरी बात, हमने वैल्यू फाइंड की यहाँ पे d1 की, d1 कितना बना है, इसको रिप्लेस किया इसके साथ, तो 3, 5, 1 और 2, 3, 5, 1 और 2, तो बनेगा 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1, है ना। अब जब ये वैल्यू आपकी क्या आई नॉट इक्वल टू 0, जब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आई नॉट इक्वल टू 0, तो आपको ये चीज़ पता है इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आता है आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या आंसर आता है,
नो सोल्यूशन। इससे पहले भी जब आपका d इक्वल टू 0 आ गया तो आपको इतना तो समझ आ गया कि आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा आपका यहाँ पे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक करेगा। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और जो बेसिक आपको पढ़ाया कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा लाइक करता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं रैंक के बारे में, और रैंक के बाद आपका जो टॉपिक है ये मैथ का जो पार्ट है, मैथ और स्टैट्स का जो पार्ट है जेके एसएसबी का, उसका मैथ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, आपके मैथमेटिक्स के। देन उसके बाद हम स्टैट पार्ट पे आपका मूव करेंगे। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। जो मेरे से गलती हो गई थी उसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूं, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आज के बाद ऐसी गलती ना हो, लेकिन गलती हो जाती है, इंसान हूं, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो लेकिन ट्राई करूंगा कि गलती ना हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग एक विश्वास करके पढ़ रहे हो हमारे पे ना, तो वो विश्वास हमारा आपका हम पे बना रहना चाहिए। वो कैसा बना रहेगा, अगर हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।